तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से न्यू ईयर है, नवरात्रि का प्रथम दिन। आपके लिए शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्ट कर रहा हूं। आपका क्लास 12th है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपकी जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू रेस्ट चार्ज। आगे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी है आपको, तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू फ्लोइंग चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है उससे रिलेटेड। और यहां अपन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू रेस्ट चार्ज। तो जब बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्ट करूं तो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए चार्ज ऑन प्रोटॉन। बच्चों चार्ज के लिए जो नोटेशन यूज करते हैं वो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू यूज किया जाता है। और जब चार्ज हम बताते हैं प्रोटॉन पर तो उसको हम क्यूपी से डिनोट करते हैं। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन पर चार्ज होता है। क्यू का मतलब चार्ज और पी का मतलब प्रोटॉन, क्यूपी का मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। ये कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है। पर बच्चों इसको हम लोग प्लस ई से डिनोट करते हैं। सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है लेकिन नेगेटिव होता है। माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम लोग माइनस ई से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों नेक्स्ट जो आपका टॉपिक मुझे बताना चाहिए वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों। आपने बचपन में खेल किया था, प्लास्टिक स्केल को हेयर से रब किया था, फ्रिक्शन किया था। फ्रिक्शन से पहले वो प्लास्टिक स्केल चार्ज लेस थी, लेकिन जब आपने उसको हेयर से रब कर दिया तो उसके बाद वो प्लास्टिक स्केल चार्ज हो जाती है। और फिर आपने टेबल पर पेपर पीसेस रखे थे छोटे छोटे, और उनके पास जब प्लास्टिक स्केल को आप ले गए तो वो प्लास्टिक स्केल उन पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गई। ये कैसे हुआ? एक्चुअली में जब आपने प्लास्टिक स्केल को हेयर से रब किया, फ्रिक्शन किया, उससे वो चार्ज हो गई। और जब पेपर पीसेस के पास आप ले गए तो उन पेपर पीसेस पर अपोजिट चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो गया। और हमेशा अपोजिट चार्जेस, जिनको हम अनलाइक चार्जेस बोलते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है। और इसलिए उस प्लास्टिक स्केल ने उन पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। तो एक्चुअली में ये सब कैसे होता है इसको आप समझिए। जब आपने प्लास्टिक स्केल को हेयर से रब नहीं किया था तो वो चार्ज लेस थी। ऐसा हर बॉडी के साथ होता है। हर बॉडी नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है? क्योंकि हर बॉडी मॉलिक्यूल से और फाइनली एटम से बनी होती है। और हर एटम का एक फिक्स एटॉमिक नंबर होता है। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है
उतने ही उसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और सेम क्वांटिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2n स्क्वायर। व्हाट इज n? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आप सबको पता है, आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में 18। ये सब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2n स्क्वायर, इस लॉ के अकॉर्डिंग। n मतलब ऑर्बिट। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2 आएगा। सेकेंड ऑर्बिट में 2 इंटू 2 स्क्वायर तो 8 आ जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में 2 इंटू 3 स्क्वायर 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आपको मालूम है, जैसा मैं बता रहा हूं, कि हर बॉडी फाइनली एटम से बनी रहती है और एटम में न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए यहां पर कोई एटम है, किसी बॉडी का एटम है और इस एटम का एटॉमिक नंबर 10 है। तो स्वाभाविक है कि इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स होंगे और इसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन, फिर फर्स्ट ऑर्बिट में 2, नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 और इस तरीके से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसा बच्चों मैंने बताया आपको कि 1 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस ई, 1e। तो जब 1 प्रोटॉन पर 1e चार्ज, तो 10 प्रोटॉन पर टोटल चार्ज कितना होगा? 10e। कैसा चार्ज होगा ये? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस में इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, जबकि इन इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -10e, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन के टोटल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन का टोटल नेगेटिव चार्ज कैंसिल कर देगा और इसलिए एटम नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब आप फ्रिक्शन करेंगे तो आप प्रोवाइड करते हैं फ्रिक्शनल एनर्जी। आप देखिए, अब अपने हाथ को ही ऐसा फ्रिक्शन करते तो आपने देखा होगा कि आपके जो हैंड्स हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से यदि टू बॉडीज को आप फ्रिक्शन करेंगे तो आप फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और आप सबको मालूम है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और यदि आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो जंप कर जाता है नेक्स्ट ऑर्बिट में। तो यदि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसको आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसको आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो वो थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और यदि आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो वो कहां जाएगा? तो वो पूरी बॉडी को ही छोड़ देता है और सेकेंड बॉडी पर जंप कर जाएगा। तो जैसा मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, ये फर्स्ट बॉडी का एटम और यहाँ पर सपोज ये सेकेंड बॉडी और इस सेकेंड बॉडी का एटम। समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। तो फर्स्ट बॉडी जो है उसके एटम का एटॉमिक नंबर 10, सेकेंड का भी मान लीजिए 10। तो इसके भी न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन्स होंगे? 10। और इसके अराउंड भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। अब ये भी नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जब हम इन टू बॉडीज को फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन करने से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन चलकर यहां चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9। और यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11।
अब ये 9 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 9 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करेगा, लेकिन 1 प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा है ना फर्स्ट एटम पर, और इसलिए इस एटम पर 1 प्रोटॉन के इक्वल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए यहां पर 1 प्रोटॉन के इक्वल आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जबकि सेकंड बॉडी पर क्या हुआ, 10 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कैंसिल कर देगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से सेकंड बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों जब भी हम टू बॉडीज को फ्रिक्शन करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती है। जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब प्रोटॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं, और इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि सेकंड बॉडी जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, then electrons are transferred from one body to another body, and due to the transfer of electrons both bodies gain charge. This phenomena is called frictional electricity. The body from which the electrons are transferred are gain positive charge, and the body on which the electrons are transferred are taken negative charge. तो बच्चों कभी भी हम जब टू बॉडीज को फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन करने से बॉडीज चार्ज होती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने से पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस में होने से नेगेटिव चार्ज आता है। इसी को अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो बच्चों लिख लो, according to law of conservation of charge, according to law of conservation of charge, charge neither be created, charge neither be created nor be destroyed. It remains conserved. It is only transferred from one body to another body. It is only be transferred from one body to another body. एक बार निवेदिता पढ़ो जरा। According to law of conservation of charge, charge can neither be created अरे nor सुनो 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 सुनो, उसमें वो गलती हो गई। According to law of conservation of charge in an isolated system, वो वर्ड मेंशन करो। According to law of conservation of charge in an isolated system, charge neither be created nor be destroyed, it remains conserved. It is only transferred from one body to another body. अब रीड करो। According to law of conservation of charge, in an isolated system, charge can neither be created nor can be destroyed. It remains conserved.
It is only transferred from one body to another body. ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर? चले आगे। यस सर। तो इसके बाद बच्चों मुझे आप लोग को बताना है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। तो नेक्स्ट बच्चों प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। Principle of quantization, that is Q is equal to plus minus NE, where N is equal to integers 1, 2, 3 and so on. This is principle of quantization. जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, मैंने बताया ना चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। तो क्यू क्या है? ये स्मॉल क्यू किसी बॉडी पर चार्ज। अब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? तो E का n टाइम्स, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम्स। ये n क्या है? इंटीजर्स, मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और यही है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन, the charge occurs on the bodies is always integer multiple of charge of electron, that is Q is equal to plus minus Ne। अब ये कैसे है? तो बच्चों जैसे मान लीजिए n की वैल्यू मैंने 1 ली, सपोज n की वैल्यू मैंने 1 सेलेक्ट की, तो चार्ज है Q is equal to plus minus 1, Q is equal to plus minus 1, मतलब Q is equal to plus E और Q is equal to minus 1। सपोज n की वैल्यू मैंने 2 ली, तो किसी बॉडी पर चार्ज हो जाएगा प्लस 2E या फिर Q is equal to minus 2E। n की वैल्यू 3 ली, तो चार्ज रहेगा Q is equal to plus 3 और Q is equal to minus 3। तो सपोज बच्चों मैंने इंटीजर्स लिए तो ये चार्ज है। अब सपोज मैं इंटीजर्स ना लेकर n की वैल्यू फ्रैक्शन में ले रहा हूं हाफ, और यदि यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो चार्ज क्या आएगा? Q is equal to plus half E और Q is equal to minus half E, राइट? अब जरा देखिए अपन ये क्या चीज है। जैसे 2 बॉल्स हैं, उनको आपने फ्रिक्शन किया और फ्रिक्शन करने से ये जो फर्स्ट बॉल है यहां से सेकंड बॉल पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, मतलब फर्स्ट बॉल पर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और सेकंड बॉल पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया। तो नो डाउट फर्स्ट पर कितना चार्ज हो जाएगा? प्लस 1E और सेकंड पर चार्ज कितना जाएगा? माइनस 1E। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर सेम चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको प्लस 1p ना लिखकर अपन प्लस 1E लिखते हैं। ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो मैंने समझा ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से फर्स्ट पर कितना जाएगा? प्लस 1E और सेकंड पर कितना हो जाएगा? माइनस 1E। मान लीजिए आपने थोड़ा और ज्यादा फ्रिक्शन कर दिया, थोड़ा और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, और मान लीजिए यहां से फर्स्ट से सेकंड बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो फर्स्ट पर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इसलिए इस पर कितना चार्ज आएगा? प्लस 2E और सेकंड बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस 2E। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, इसलिए कितना चार्ज आएगा? माइनस 2E। सपोज थोड़ा और फ्रिक्शन किया हमने और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी,
और 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फर्स्ट बॉडी से सेकंड पर। तो फर्स्ट पर 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और इसलिए इस पर आ जाएगा +3e और सेकंड पर आ जाएगा -3। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए समझ जाइए, मान लीजिए कि हमने फ्रिक्शन किया और हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पर। सपोज हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो फर्स्ट पर हाफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसलिए कितना आ जाएगा +12e और सेकंड पर आ जाएगा -12e। पर क्या बच्चों हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्या? आधा, पौन, सवा, 1.5, 0.7, 0.9 ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा या तो 1 होंगे या 2 होंगे या इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे, और इसीलिए किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। इसी को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन, the charge occurs on the bodies is always integer multiple of charge of electron, that is q is equal to plus minus ne। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है q कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का e का n टाइम्स। व्हाट इज n? इंटीजर्स। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन? According to principle of quantization, the charge occurs on the bodies is always integer multiple of charge of electron। तो ये बच्चों आपको समझना चाहिए, लेकिन नेचर में कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो एक्सेप्शनल केस हैं, जिन पर चार्ज कितना मिला है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 और 2/3, e/3 एंड 2e/3 ऐसे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। और ऐसे पार्टिकल्स को नेम दिया गया है क्वार्क। ये बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिन पर चार्ज कितना मिला है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 और 2/3, लेकिन इनसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा और इसीलिए अभी तक माना जाता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन को ही माना जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है क्वार्क, ये आपको मेमोरी में रखना चाहिए। ऐसे पार्टिकल्स जिन पर चार्ज e/3 और 2e/3 होता है उनको हम बोलते हैं क्वार्क।